हेलो नमस्ते, मेरा नाम है निधि नागौरी और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत सारे मैसेजेस आए थे फ्रॉम सीए स्टूडेंट्स जो कि वरीड हैं कि क्या करें, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, सीए एग्जाम्स कैसे रहेंगे, पैटर्न क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने सोचा आप सबकी क्वेरी को आंसर करने के लिए क्यों ना एक खास मेहमान को हम यहाँ पर बुलाएं और उन्हें इंटरव्यू करें। तो आज के हमारे मेहमान हैं 2019 सीए फाइनल एग्जाम्स के AIR 1 सीए सूर्यांश। सूर्यांश से हम जानेंगे उनकी प्रिपरेशन की जर्नी, साथ ही ये जानेंगे कि क्या है ऐसा जो हमें करना चाहिए ताकि आर्टिकलशिप के दौरान या फिर आर्टिकलशिप के बाद जब हम प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमें इजी हो पढ़ाई करने में, कॉन्सेप्ट्स को समझने में। साथ ही जानेंगे आरटीपीज की वैल्यू, क्या जरूरत है उनकी, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है रैंक लाने के लिए, और कैसा लगता है ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आकर। सब कुछ जानेंगे सूर्यांश से, लेकिन उसके पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब सीधा चलते हैं सूर्यांश से बात करने। ओके, सो आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल पर्सन जिन्होंने करंटली बहुत कुछ अचीव किया है। सो वी हैव आवर सीए 2019 ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट सूर्यांश। I feel so good announcing this. So first of all, Thank you. congrats. So big congratulations to you and your family, because I'm sure there was a very strong support system जिसने आपको यहाँ तक पुश किया होगा। आपका CS में भी फर्स्ट रैंक था। So which term was that, Suryansh? That was December 2016. Yeah, December that was 2016 CS you 3 years had back. फर्स्ट रैंक। नवंबर 2019 आप जाके सीए लिखते हो, आपका वहां पे भी फर्स्ट रैंक आता है। सो यू बीन एन ओवर अचीवर। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। सो यू डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, बट फॉर्मेलिटी के लिए लेट्स गो अहेड एंड हमारे ऑडियंस को आप अपना प्लीज इंट्रोडक्शन दीजिए। Okay, तो मैंने अभी नवंबर 19 में सीए फाइनल का एग्जामिनेशन दिया जिसमें कि ऑल इंडिया रैंक 1 आई। बिफोर दैट मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी ईयर 2017 में। दैट वाज फ्रॉम द श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। एंड उसी टाइम पे मैंने अपने सीएस के प्रोफेशनल एग्जाम, सीएस का एग्जीक्यूटिव एग्जाम और सीए का आईपीसीसी एग्जाम लिखा था। मतलब ड्यूरिंग द 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन वो तीनों एग्जाम्स के हो गए थे। एंड उसमें से सीएस प्रोफेशनल में आई गॉट द फर्स्ट रैंक, सीएस एग्जीक्यूटिव में आई गॉट द थर्ड रैंक एंड आईपीसीसी में आई गॉट द 27th रैंक. So I got a few ranks even before the CA final this thing. But yeah, उसके बाद 3 years of articleship with ENY गुड़गांव, post which मैंने अभी final attempt लिखा and now currently I'm working with Unilever. So, you've always been a star student. I think this is the culmination of the whole introduction. हमने एक conclusion draw कर लिया. But सूर्यांश, सबसे पहले तो ये बताओ, how does it feel जब आपका रैंक फर्स्ट आता है, जब आपको सडनली रियलाइज होता है कि आप वो बेस्ट कैंडिडेट हैं जिसने इस साल इस टर्म में सीए एग्जाम्स लिखे हैं, तो वो फीलिंग कैसी होती है? क्या मतलब डेफिनेटली फीलिंग वो बहुत एक स्पेशल एंड एक हैप्पीनेस तो अलग चीज है, मतलब वो होती है। बट साथ ही साथ जो फर्स्ट मेरा रिएक्शन था, बिकॉज क्या होता है जो टॉप 2 दिन रैंकर्स होते हैं उनको इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट का खुद पर्सनली कॉल आता है। दैट इज अराउंड 5-10 minutes बिफोर द रिजल्ट्स आर ऑफिशियली ऑन द वेबसाइट। तो या, तो मेरे पास कॉल आया एंड मतलब मैंने प्लान किया हुआ था अपने कुछ और फ्रेंड्स वगैरह के साथ कि शायद हम किसी पे प्रैंक करेंगे ऐसा रिजल्ट के दिन। ऐसा हमने पहले कभी प्रैंक किया हुआ था। तो मैं तो रिजल्ट के टेंशन में या जो भी है, बट मैं भूल गया था उस प्लान के बारे में। बट आई थॉट शायद किसी और को याद होगा और कोई और ये करना चाह रहा है। तो एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस जब मेरे पास वो कॉल आया, मैंने बहुत ही एक स्ट्रेट फेस रख के बहुत ही लेम सा ओके ठीक है। एंड देन उन्होंने बोला यू डोंट सीम एक्साइटेड। मैंने बोला आई थिंक दिस इज अ प्रैंक बट प्लीज टेल मी इफ नॉट। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं सही में आईसीआई का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, सिक्योर्ड ऑन द फर्स्ट रैंक, कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ दैट। एंड उस टाइम पे जो फीलिंग थी ना, मतलब वो ये था कि यार एक तो मैंने पहले ही डायरेक्टली एक्साइटमेंट क्यों नहीं दिखाया, इनको भी थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा होगा कि ये बंदा कैसे खुशी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। बट देन उसके बाद ही ऑल्सो अंडरस्टूड कि ठीक है, मैं शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसे कॉल आएगा, और मैं शायद प्रैंक को ज्यादा एक्सपेक्टेशन उसकी ज्यादा हाई थी मेरे दिमाग में कि कोई प्रैंक कर सकता है। But yeah, it was a very happy feeling, especially for myself and my family. And because abhi for last few years graduation and even schooling, higher schooling के लिए भी I've been staying away from my family. So I mean जब मैंने उनको inform वगैरह किया phone पे, so they were really happy on all of it. And yeah, मतलब
वो स्टार्टिंग का जो पहला रिएक्शन वो ये था, क्या ये सही में ऐसा हो गया है, बट देन उसके बाद जैसे एक दो दिन में वो सिंक इन हुआ, तब रियलाइज हुआ कि हाँ ठीक है, मतलब नाउ दिस हैज हैपेंड एंड अब भी वे फॉरवर्ड भी सोचना पड़ेगा, बिकॉज हाँ या तो तो मतलब मेरे को वही था कि दिस इज जस्ट अ माइलस्टोन, मतलब दिस इज जस्ट नॉट द एंड एंड दिस इज अ माइलस्टोन इन अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी एंड दिस इज अ वेरी बिगनिंग ऑफ इट, जो कि अगर इतनी ब्लास्टिंग बिगनिंग मिल गई है ना, तो देयर इज अ लॉट दैट आई हैव टू कैपिटलाइज। तो वो प्रेशर एकदम से आ गया था रिजल्ट के साथ में, बट अगेन इंस्टेंट जो फर्स्ट एक्शन था दैट वाज ऑफ एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड मोर सो बिकॉज लास्ट 2-3 इयर्स में काफी सेक्रीफाइसेस हुए हैं, बिकॉज इट्स नॉट इजी। आई वोंट से कि सीए फाइनल के एग्जाम बहुत इजी होते हैं 10-12 से ज्यादा, या ऐसा कुछ नहीं होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, टेक्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, बट या अगर यू स्टे कमिटेड, यू स्टे फोकस्ड, देन आई थिंक आई वाज एक्सपेक्टिंग कहीं ना कहीं डीप इनसाइड कि यार हाँ क्लियर हो जाना चाहिए जितना एफर्ट किया है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग आई शुड गेट थ्रू, बट अगेन जब वो एक्चुअली रिजल्ट आता है तो फिर वो फीलिंग काफी अच्छी थी। अमेजिंग। आप दिल्ली से ही हो, गुड़गांव दिल्ली से ही हो, या फिर आप एक्चुअली कहीं और से? नहीं, ओरिजिनली मैं आई वाज ब्रॉर्न बॉर्न अप इन अयोध्या, इन अ स्मॉल टाउन नियर बाय अयोध्या, तो मेरी 10th तक स्कूलिंग वहीं पे हुई थी। उसके हम्म बाद आई केम टू नोएडा, 2 साल स्कूलिंग वहाँ पे की, देन 3 years ऑफ ग्रेजुएशन इन दिल्ली एंड हम्म 3 years ऑफ आर्टिकलशिप इन गुड़गांव। I've been in Delhi NCR for the last 8-9 years, but my हम्म। family stays over there itself. So actually, आप just like me and most of the people that I interview, आप भी एक small town से हो. So Definitely. okay, so that that is definitely inspiring, क्योंकि generally क्या होता है कि जब कुछ भी ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज होते हैं वो बड़े सिटीज से आते हैं, तो हमें लगता है कि यार वो हैं तो बड़े सिटीज से, बट एक्चुअली नहीं, हम तो बस फॉर सम रीजन हम उन बड़े सिटीज में थे, हमारे रूट्स एक्चुअली स्मॉल टाउन्स या स्मॉल हाँ सिटीज से एग्जैक्टली ही होते हैं. एंड मेरा तो ऐसा है कि बिकॉज माय डैड इज एन इंजीनियर एंड वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है, तो जहाँ पे मतलब यूज्ड टू लिव इन अ सोसाइटी और कॉलोनी सॉर्ट ऑफ हम्म नियर द प्लांट, तो वहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर्स दो ही प्रोफेशन देखे थे राइट फ्रॉम ए वेरी चाइल्डहुड, मतलब हम्म 9-10 स्टैंडर्ड में आने से पहले मेरे को पता भी नहीं था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ प्रोफेशन है या कॉमर्स एज अ स्ट्रीम भी है टू ऑप्ट फॉर आफ्टर क्लास 10th। उस टाइम हम्म पे यह था कि या तो इंजीनियरिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वो लोग इंजीनियरिंग के अंदर गए, काफी सारे लोग मेडिकल लाइन में गए, बट हम्म हार्डली एक या दो लोग थे जिन्होंने कॉमर्स फील्ड चूज भी किया, एंड वो भी उन्होंने तब किया बिकॉज मतलब एक जनरल परसेप्शन था, मतलब शायद जो लोग छोटी जगह पे रहते हैं उन लोगों को ये पता होगा कि सिटीज में कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस तीनों स्ट्रीम्स की इक्वल वैल्यू है, बट काफी जगह छोटी जगहों पे कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज को वैल्यू नहीं मिलती है। पीपल एब्सोल्युटली. लोग को ये लगता है कि अगर तुम मेहनती हो, तुम पढ़ाई करते हो, तो तुम तो साइंस लेना चाहिए। तो मैं उस टाइप के एनवायरनमेंट में था जहाँ पे पहला डिसीजन कॉमर्स लेने का इन इटसेल्फ वाज अ ब्रेव डिसीजन उस टाइम पे, कि हम्म अच्छा ठीक है तुम तो यार हार्ड वर्किंग हो, बट तुम भी तुम साइंस क्यों ले रहे, कॉमर्स क्यों ले रहे। हम्म तो उस चीज में था, बट या वही मतलब मेरी एल्डर सिस्टर है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनसे काफी चीज मेरे को पता चला कि अच्छा ये भी एक प्रोफेशन है, वो एक लाइन वहां से डिस्कवर होनी स्टार्ट हुई, हम्म तो फिर मैं इस पे चला। बट वही है कि अगेन मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा से सिटी के कल्चर में था। I was born राइट. and brought up in a very decent, in a very that kind of a locality, तो वहां से ग्रो करने में अच्छा भी लगता है आज when you think about it कि यार हाँ। No, totally. I completely agree. इतने ordinary route से आके to build an extraordinary journey, because that inspires so many people जो आपके आसपास है ना. Um, so how did you, आपने बताया कि आप of course आपके डैड इंजीनियर हैं, so घर पे शायद साइंस को लेके डिस्कशन ज्यादा था. ओवरऑल भी जैसा आपने कहा इंडिया में साइंस को लेके डिस्कशन ज्यादा है, तो आपने कॉमर्स लिया, आपकी सिस्टर से आपको सीए की गाइडेंस मिली, बट आपने सीएस के बारे में एज सच, वाज इट जस्ट द सिस्टर, या फिर आपने कुछ और भी रिसर्च की थी बिफोर डिसाइडिंग कि मुझे तो यही करना है? मतलब फ्रैंकली जब मैं 12th में था तो ये था कि ठीक है, श्री राम कॉलेज वाज अ ड्रीम कॉलेज उस टाइम पे, तो हम्म ये था कि उसमें तो जाना ही है, एंड हम्म साथ में था कि सीपीटी तो देके रख लेते हैं, उसके हम्म बाद का देखते हैं, वहां पे पता चलेगा। बट आई थिंक जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया एंड वहां पे हमारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो लोग वेरी सिमिलर माइंडेड, सेम एवरीथिंग, मतलब सिमिलर प्रोफाइल एंड ऑल ऑफ इट, तो काफी सारे लोगों के साथ में फिर हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग और भी हैं जो आईपीसीसी कर रहे हैं, मतलब नॉट द ओनली वन इन द कॉलेज जो साथ में दोनों चीज कर रहा हम्म है। एंड फिर मतलब आई थिंक वो जो मेरा नेटवर्क था, वो जो सर्कल था, उससे हम्म काफी बूस्ट मिला कि हम लोग साथ में कोचिंग्स वगैरह जानी स्टार्ट की, साथ में रिसर्च किया क्या स्कोप है क्या नहीं है। हम्म फिर देखा कि ठीक है, बीच में 2-3 मतलब क्योंकि अटेम्प्ट हमने नवंबर वाला दिया था, वैसे
मेरा जो ड्यू होता है अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट वो मई में होता, बट बिकॉज कॉलेज भी रेगुलर था तो मैंने एक अटेम्प्ट डिफर कर दिया था स्टार्टिंग में ही। तो था कि बीच में कुछ टाइम भी है तो क्या सीएस के एग्जाम्स भी लिख सकते हैं, क्या वो कॉम्प्लीमेंट करेगा उस पर रिसर्च। तो आई थिंक वो जो पूरा ग्रुप था उसकी वजह से काफी स्ट्रेंथ मिली, काफी सपोर्ट मिला, एंड वो साथ में जब हम लोगों ने वो रिसर्च वगैरह करके डिसीजन लेते गए तो अभी है कि ठीक है, उसके बाद वो खुद ही वो पूरा वे ऐसा बनता चला गया। बट आई थिंक वो राइट। कॉलेज में जो नेटवर्क था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू वेंट टू द ड्रीम कॉलेज लाइक यू सेड, आप एसआरसीसी गए थे, तो क्या वहां पे ऐसा फील होता था कि यहाँ पे सब अचीवर्स हैं? बिकॉज यू नो जो भी एसआरसीसी आता है दे आर ऑल देव डन समथिंग 12th के बोर्ड्स में। सो आपको क्या कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप डूइंग समथिंग क्योंकि यहाँ पे तो सब अचीवर्स हैं? मतलब हाँ, दैट वाज देयर कि सब अचीवर्स हैं तो एक प्रेशर था, बट साथ ही साथ में बिकॉज वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत डाइवर्स हैं, तो मतलब आई थिंक मोर देन अ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने वहाँ पे देखा कि ठीक है, आई कैन मीट सो मेनी पीपल हु आर ऑल गुड एट समथिंग और द अदर, बिकॉज देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे, एंड हर बंदा अपने अपने अपॉर्चुनिटी में एक्सेल ही कर रहा है जो भी फील्ड है। मतलब वहां से उसके बाद जितने भी बी स्कूल्स में गए तो काफी सारे फ्रेंड्स टॉप बी स्कूल्स में गए, काफी सारे लोगों ने काफी अच्छे प्लेसमेंट पिक किए। तो सबकी जर्नी डिफरेंट डिफरेंट, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज थी कि वहां पे ऐसा कुछ कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं आई। बट हाँ, इट वाज ऑलवेज गुड कि एक अच्छे बंच ऑफ पीपल के साथ में रह के व्हेन यू नो व्हेन यू ग्रो टुगेदर, राइट। तो वो फीलिंग काफी अच्छी थी। बट वो कंपटीशन वाली फीलिंग ऐसा नहीं थी बिकॉज अपॉर्चुनिटीज इतनी डाइवर्स थी कि वो कुछ ऐसे फाइट लगी नहीं वहाँ पे। सो सीए हुआ, आपका आईपीसीसी में रैंक था। उसके बाद फिर हाउ डिड ईवाई हैपन? आर्टिकलशिप कैसा था? और वो एक तो अगर आपको याद हो कि आपका इंटरव्यू जर्नी कैसा था और हाउ डिड यू पिक ईवाई एटसेट्रा? या सो जो पहला क्वेश्चन था उस टाइम पे दिमाग में वो था कि बिग फोर फर्म वर्सेस मिड साइज फर्म फॉर आर्टिकलशिप। आई थिंक ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक सीए स्टूडेंट को राइट आफ्टर आईपीसीसी होता है। एंड उस टाइम पे ठीक है, कुछ सीनियर्स से बात किया, कुछ एक दो और इंडस्ट्री में लोग थे जो एमसीएस वगैरह में टीचर्स आते थे, उन लोगों से डिस्कस किया। तो उसमें वही था कि दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो कि सब लोग को ही पता है कि शायद से जो बिग फोर फर्म से वहाँ पर आपको एक्सपोजर वाइज अच्छा मिलता है, नेटवर्क अच्छा मिलता है, बट वो ये कि थोड़ा स्पेशलाइज काम मिलता है। मतलब मैंने अपने 3 साल अगर एश्योरेंस में निकाले तो मैंने ब्रॉडली एश्योरेंस का ही काम किया, बट वही अगर मिड साइज फर्म में होता तो मेरे को मोर ऑफ टैक्सेशन एक्सपोजर, मोर ऑफ कंप्लायंस, लिटिगेशन एक्सपोजर, वो सभी शायद मिलता। तो आई थिंक दैट्स द ओनली फैक्टर जो कि डिफरेंशिएटिंग है दोनों के बीच में। एंड द अदर थिंग इज कि यू टेंड टू बिल्ड बेटर नेटवर्क्स इन अ बिग फोर फर्म। तो वो सब चीज देख के मैंने सोचा कि ठीक है, बिकॉज लॉन्ग रन में मेरे को था कि शायद मैं प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, मेरे को यही था कि मैं कॉर्पोरेट जॉब में आना चाहता हूँ। तो मेरे को लगा कि ठीक है, मेरे शायद नेटवर्क प्रायोरिटी है दैन हैविंग अ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपोजर इन माई आर्टिकलशिप। तो वो चॉइस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। एंड मतलब इट्स ऑलवेज गुड टू डिस्कस विद पीपल जो भी आसपास हैं, कुछ सीनियर्स वगैरह से बात करो जो दोनों जगह हैं। मैंने दोनों जगह से अपने सीनियर से बात की, दोनों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, एंड उससे मेरे को लगा कि ठीक है, ये दिस विल वर्क बेटर फॉर मी। एंड एक बार वो बिग फोर वर्सेस मिड साइज फर्म की अगर वो जो फाइट है वो समझ आ जाती है, तो नेक्स्ट जो था वो था कि विच अमंग द बिग फोर। अब उस टाइम पे बिकॉज कॉलेज में अराउंड 40-50 एप्लीकेंट्स होते हैं एंड चारों फर्म्स आती हैं आर्टिकलशिप के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन होता है। तो वहाँ पे ऐसा था कि जो फर्स्ट फर्म आई उसमें भी अप्लाई किया, जो सेकंड आई उसमें भी करना है, सब में ही करना है, उसमें ऐसे चूज करके नहीं बैठ सकते थे, उतनी लेवरेज नहीं थी। तो ईवाई लकली वो द फर्स्ट फॉर्म जो कि कैंपस में आई थी एंड गॉट थ्रू। तो उसके बाद मैं दूसरे तीसरों में बैठा ही नहीं, बिकॉज ठीक है, जितना भी लोगों से मैंने बात की सब में ये था कि यार चारों में थोड़े थोड़े कुछ कुछ चीजें हैं, बट एट दी एंड जो ओवरऑल एक्सपोजर वो बहुत सिमिलर है। तो मतलब उसमें इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस ऐसा रियलाइज नहीं हुआ। एंड 3 साल ईवाई में निकालने के बाद आई रियली फील कि वो डिसीजन सही था, बिकॉज जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था काफी स्ट्रेसफुल था, नो डाउट। मतलब इट वाज नॉट इजी, काफी लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी स्ट्रेच हुए कभी कभी, सब कुछ था। बट देन ओवरऑल एनवायरनमेंट, द सपोर्ट जो भी था, एंड द काइंड ऑफ एक्सपोजर, मतलब टॉप क्लाइंट्स पे काम कर एंड ऑल ऑफ इट। तो ओवरऑल जो आर्टिकलशिप की जर्नी, दैट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल जर्नी फॉर मी। राइट। एंड जैसा आपने बोला यू नो कि डेफिनेटली प्रेशर बहुत रहता है बट सपोर्ट भी बहुत था। सो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद छुट्टियां नहीं मिलती या यू नो कॉलेज जाने नहीं मिलेगा, तो आपको वो सब फील हुआ कि एग्जाम्स के टाइम पे छुट्टियां नहीं थी? नहीं, मतलब बिकॉज जो इंस्टीट्यूट का रूल है दैट इज 5 months ऑफ स्टडी लीव, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ किस भी फर्म में हो, बी इट अ बिग फोर और मिड साइज फर्म, दोनों में 5 to 6 months ऑफ छुट्टी आपको मिलती है। एंड वो मेरे को मिली बिकॉज वो कंपनी के पॉलिसीज में भी है, इंस्टीट्यूट की पॉलिसी में तो है ही, साथ ही साथ हर फर्म की अपनी पॉलिसी में भी है कि ठीक है, आपको उतने दिन की छुट्टी मिलेगी। एंड स्टार्टिंग में जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे उनकी वजह से कॉम्पोज भी जनरेट हो रहे थे, तो वो
कॉम्पेंसेटरी एब्सेंस के भी लीव्स वगैरह मेरे पास बाद में कुछ एक्यूमुलेट हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मेरे को तो पूरे 3 साल दोनों टाइम कोचिंग लगानी है, मॉर्निंग इवनिंग, तो शायद वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी बिग फोर में, बिकॉज आप सुबह लगाओगे तो शाम को आपको ऑफिस में स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो मैंने एक भी इवनिंग कोचिंग में नहीं ले पाया, बट आई थिंक 2 साल के ड्यूरेशन में मेरे तब भी सारी कोचिंग जो मेरे को लेनी थी कवर हो गई थी। एंड लास्ट 5-6 मंथ जो मेरे को प्रिपरेशन लीव मिले, उसमें दैट वाज अ गुड एनफ टाइम फॉर रिवाइजिंग द एंटायर थिंग, गोइंग थ्रू द एंटायर सिलेबस अगेन। तो छुट्टियों की ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, बट हाँ, अगर आप बहुत ही लाउजी एनवायरनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो दैट इज रॉन्ग एक्सपेक्टेशन टू हैव। ओके, सो दैट हैपेंड। सो अब आपका आर्टिकलशिप हुआ, सो नाउ कमिंग टू सीए फाइनल, कितने घंटे आप, कितने महीने आपने पढ़ाई की? एक तो प्रिपरेशन आपका कितना था, और हाउ मेनी आवर्स इन अ डे जनरली? तो मेरा ऐसा था कि जो लास्ट 5.5 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन लीव थी, उससे पहले मेरी सारी कोचिंग्स हो गई थी जो भी मेरे को लेनी थी। एंड जो भी मैंने सोचा था कि सेल्फ में करूंगा, उनको एटलीस्ट एक बार एक ओवरव्यू देख लिया था। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कुछ याद नहीं था कि उसके अंदर क्या है, बट ये था कि हाँ, एटलीस्ट मैं अपने रिसोर्सेज से फेमिलियर हूँ कि इसके अंदर ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं। उतनी फेमिलियरिटी होना आई थिंक इज सफिशिएंट उस टाइम पे, बिकॉज स्टार्टिंग से सब कुछ लर्न करके चलने की जरूरत नहीं होती है। तो मैंने लास्ट 5.5 मंथ्स 5 मंथ्स जो है वो डेडिकेटेडली दिए। एंड उस टाइम पे ये था कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैंने एम किया कि एटलीस्ट 10 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी निकालनी है। तो मतलब अगर 10 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स अराउंड 12-14 आवर्स एवरी डे पुटिंग करना पड़ा। तो उस टाइम पे, हाँ, उस टाइम पे सैक्रिफाइसेस थे कि सोशल मीडिया एंड ऑल थोड़ा सा बंद किया, बट वो पता था कि काफी टेम्परेरी फेज है, जस्ट अ मैटर ऑफ 4-5 मंथ्स, एंड उसके बाद थिंग्स विल बी अ लॉट मोर डिफरेंट देन व्हाट दे वर बिफोर। तो वो चीज पता थी कि ठीक है, 3-4 महीने का फेज है, उसमें करना है तो करना है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस वगैरह से जितना भी दूर है वो हो सकता है। एंड सिर्फ 3-4 अपने फ्रेंड्स के कांटेक्ट में था, बाकी ज्यादा लोगों से बात भी नहीं किया। उन 3-4 फ्रेंड्स भी जो साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, कभी कभी वंस इन अ व्हाइल बात करके क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट वही था कि उस टाइम पे मतलब दिन के करीब 9 से 10 घंटे इफेक्टिव निकालना ऑब्जेक्टिव होता था। एंड यूजुअली अचीव हो भी जाता था, कभी कभी नहीं होता तो ठीक है, वो नेक्स्ट 1-2 दिन में कवर हो जाता है। एंड आई थिंक वो स्टार्टिंग के 15-20 दिन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बिकॉज हम लोग की आदत होती है रोज ऑफिस जाना, लोगों से मिलना, चिल करना। बट एकदम से आप एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में पढ़ने बैठ जाओगे तो स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट देन वो 15-20 दिन में थोड़ा थोड़ा हैबिचुअल हो जाता है आदमी। एंड एट द सेम टाइम जब एग्जाम पास होने लगता है, प्रेशर भी बनने लगता है, तो आपको इतना एफर्ट खुद नहीं करना पड़ता, वो अंदर से ही आ जाता है कि यार अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब तो एग्जाम पास आ रहा है, अब तो पढ़ना पड़ेगा। तो वो हल्के हल्के बन जाती है। बट वही है कि स्टार्टिंग से एम करो कि 8 से 9 घंटे इफेक्टिव स्टडी लेके ट्राई करो, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एग्जाम तक 14-15 खुद पहुंच जाएगी। वो आपको एफर्ट करना नहीं पड़ेगा, लगता है वो खुद हो जाएगा, पता भी नहीं चलता वो चीज। तो आपने एक सब्जेक्ट को कितनी बार गो थ्रू किया था, मतलब एक एवरेज? Excuse me. So, आई थिंक मैंने ऑन एन एवरेज 2.5 टाइम रिवाइज किया था। 2.5 टाइम का मतलब है कि एक बार पूरा अच्छे से पढ़ा, एक बार रिवाइज किया, एंड देन उसके बाद सेकेंड रिविजन में सारे 100% सब्जेक्ट्स में सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो पाए, बट जहाँ पे मेरे को लगा कि ठीक है, आई नीड लिटिल बिट मोर ऑफ प्रैक्टिस या एक और बार देखना पड़ेगा, तो हर सब्जेक्ट में वो कुछ कुछ टॉपिक्स करके, तो ओवरऑल एक 2.5 टाइम्स हो गया था। एंड देन एक बार एग्जाम के एक दिन पहले वाला जो रिविजन है वो, तो उसको इंक्लूड कर लें अगर, तो करीब 3-3.5 बार पूरा रिवाइज करने से काफी कंट्रोल में आ गए थे सब्जेक्ट। बिकॉज फर्स्ट रिविजन के बाद तो पूरा स्कैटर्ड होता है, तो वो मतलब रियलाइज ही नहीं होता है कि हमने कुछ पढ़ा भी है। बट वही जो सेकंड रिविजन होता है, आई थिंक वो सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है, बिकॉज उसमें द एंटायर सब्जेक्ट आपके काफी कंट्रोल में आने लगता है। तो आपको पता है एग्जैक्टली आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो रियलाइज हो जाती है सेकंड रिविजन के बाद ही। तो उसके बेसिस पर आप थर्ड रिविजन प्लान कर लो, एंड देन एग्जाम के दिन जो रिवाइज करना है वो तो है। ओके, और आपने आरटीपीज, मेरे टाइम पे आरटीपीज आते थे, आई डोंट नो वो अभी भी आते हैं कि हाँ, नहीं? आरटीपीज आते हैं अभी, एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम्म ऑफ 2 रीजंस। एक तो ये है कि ठीक है, देयर इज अ 1 in 100 चांस कि शायद आरटीपी का क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए, दैट इज देयर। तो अगर वो डायरेक्टली देखा हुआ क्वेश्चन आता है तो उस एग्जाम हॉल में क्या कॉन्फिडेंस आता है, वो तो अलग लेवल है कि भाई वाह, एग्जैक्ट सेम देखा हुआ क्वेश्चन आ गया, मजा आ गया। तो वो चीज है, बट आई थिंक उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि एक ना अप्रोच समझ आ जाती है किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। बिकॉज काफी बार स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स में लॉ वगैरह में हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, बट क्वेश्चंस अलग टाइप से आते हैं, तो बीच का जो ब्रिज है ना, उसको हम मैप नहीं कर पाते कि हमने तो थ्योरी थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड आ गया, अब क्या करूँ।
तो वो चीज़ है जो बहुत लोग को मैंने देखा है वहाँ पे स्ट्रगल करते हुए। तो इसीलिए अगर आरटीपी वगैरह क्वेश्चन हम देखते हैं और इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा सोल्यूशंस पे प्रेफर करता था मैं, तो कि सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करता था कि क्या लिखना चाह रहा है, कैसे लिखना चाह रहा है। तो उससे मेरे को वो समझ आया है कि ठीक है, जो मैं पढ़ रहा हूँ और जो एग्जाम में आएगा उनके बीच का ये जो गैप है इसको ब्रिज कैसे करना है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एमटीपीज और आरटीपीज लास्ट 2-3 अटेम्प्ट की वो काफ़ी क्रूशियल हो जाती है। तो मैंने मतलब ट्राई किया था कि हर सब्जेक्ट की मैं कर लूँ। फुल फ्लेजेड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर आप कंफर्टेबल हो विद योर राइटिंग स्पीड एंड ऑल ऑफ इट, बट एटलीस्ट उन सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना तो इज अ मस्ट मस्ट। ओके। और कोई ऐसे मॉक एग्जाम्स भी आपने लिखे थे या फिर नहीं? नहीं, मतलब मेरे को ये था कि स्टार्टिंग में जब आर्टिकलशिप 2 साल हो गई थी उसके बाद जो एक मेजर स्ट्रगल था उस टाइम पे एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द प्रिपरेशन लीव, वो ये था कि यार राइटिंग स्पीड काफी हैम्पर हो चुकी है बिकॉज 2 साल से राइटिंग की कोई प्रैक्टिस नहीं है, पूरा लैपटॉप बेस्ड काम वगैरह करके एक वो ना राइटिंग हैबिट मिस हो जाती है। तो मेरे को तभी रियलाइज हो गया था कि मेरी राइटिंग स्पीड बहुत हल्की हो गई है। तो उन 6 महीने जब मैं पढ़ रहा था तो हमेशा मैं क्या करता था कि पेन पेपर लेके बैठता था, थोड़ा थोड़ा स्क्रिबल करते रहता था पढ़ते हुए, मतलब जैसे भी जो भी पढ़ रहा हूँ थोड़ा बहुत स्क्रिबल करते हुए चलता था। तो उससे क्या है कि विद नेक्स्ट 4-5 मंथ्स वो राइटिंग हैबिट वापस से रीडेवलप हो गई। तो मेरे को एग्जाम से इमीडिएट पहले ऐसा लगा नहीं कि मेरे एग्जाम कंप्लीट नहीं होंगे टाइम पे या राइटिंग स्पीड चाहिए, तो ऐसा रिक्वायरमेंट फील हुई नहीं। बट अगर लगता है तो ठीक है, आप पूरे 3 घंटे के एग्जाम लिख सकते हो। मैंने 1-2 सब्जेक्ट्स में लिखे थे बट मेरे को लगा कि ठीक है, टाइम का इशू नहीं आ रहा, राइटिंग स्पीड वापस से रिस्टोर हो गई है, तो शायद मैनेज हो जाएगा। तो मैंने बाकी आरटीपीस पूरे पूरे सॉल्व नहीं किए बट हाँ उनके क्वेश्चन गो थ्रू वो सब कर लिए थे। ओके। एंड ये कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लगा कि जैसे मैंने इंटरनल ऑडिट में ज्यादा आर्टिकलशिप करी थी अपनी, सो मुझे टैक्स तो एकदम व्हेन आई ओपन द बुक्स मुझे लगा ये क्या है। सो ऐसा आई डोंट नो, अब तो सब्जेक्ट्स भी शायद कुछ कुछ चेंज हो गए हैं। सो ऐसा कुछ आपको लगा कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आप एक पर्टिकुलर ऑडिट एक्सपीरियंस से आ रहे हैं या आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस से आ रहे हैं, तो एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिस पे ज्यादा एफर्ट लगता है हाँ, एज मतलब जैसे मेरी जैसे ऑडिटिंग में थी तो मेरे को अकाउंट्स में एक लेवल ऑफ कंफर्ट था बिकॉज मैंने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स वगैरह देखे हुए थे 3 साल में ज़्यादा। बट हाँ अगेन टैक्स और आईटीटी में एक्सपोजर नहीं था इतना ज़्यादा। एंड टैक्स में ये है कि अनडाउटेडली वो बाकी सारे सब्जेक्ट से बड़ा है। तो उसमें ये था कि यूजुअली लोग बोलते हैं कि एक और एक्स्ट्रा रिवीजन यूजुअली करना बेटर है डायरेक्ट टैक्स के लिए बिकॉज वो काफ़ी वास्ट है। तो वो चीज़ थी। बट मोर देन दैट आई थिंक अकाउंट्स ऑडिटिंग में भी काफ़ी सारे टर्म्स जो थे वो ऑलरेडी फेमिलियर थे बिकॉज आर्टिकलशिप में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई थी। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 2-3 सब्जेक्ट्स में काम आया था मेरे को मतलब पर्सनली आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस मेरे आईटीटी के पेपर में भी काफ़ी काम आया बिकॉज एक दो कोई क्वेश्चंस थे जो जिनके बारे में मैंने आर्टिकलशिप में कहीं देखा था रिसर्च करते टाइम पे, कुछ पढ़ते टाइम पे। तो मतलब ये है कि जो भी टाइम लग रहा है आर्टिकलशिप में वो मैंने को तो ये बाद में रियलाइज हुआ कि वो एक इन्वेस्टमेंट ही था। कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार वो जबरदस्ती का वहां पे टाइम लगाया, बेटर होता कि मैं पढ़ाई कर लेता, वैसा रियलाइज नहीं हुआ। बिकॉज उस टाइम पे जब वापस से हम पढ़ने बैठे और चीजें वो सब आई जो यार हाँ ये तो वहां पे किया था वही चीज है, ये तो वो देखा था वही चीज है, तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो काफी जल्दी फिर कवरेज भी होती है बाद में पढ़ाई की। आई थिंक उसको राइट, इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना बहुत जरूरी है जो आर्टिकलशिप का अपना टाइम है। राइट। और आपने जब ये सब प्रेपरेशन की थी या जब आपने एग्जाम्स लिखे हो, तो आपको आइडिया था कि रैंक आएगा या नहीं, या कुछ ऐसे फीलिंग थी ऐसी कोई? और मतलब मेरा ये था कि मेरे को मेरा ऑब्जेक्टिव वो था कि यार मेरे को इस अटेम्प्ट में पास तो होना है, मतलब दैट वाज समथिंग जो एकदम स्ट्रिक्ट था कि यार नहीं पास तो होना है। एंड रैंक आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कभी भी अपने आप को ना एक अनड्यू प्रेशर में नहीं डाला कि मेरे को रैंक लानी है या सिंगल डिजिट रैंक लानी है, वैसे कोई अनड्यू प्रेशर में नहीं डाला। बट हाँ क्योंकि पहले 2-3 एग्जाम्स में रैंक्स थी तो मेरे को यह था कि अगर मैं अपना 100% दूंगा तो इट इज क्वाइट लाइकली कि शायद मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो वो चीज थी। बट अगेन उसकी वजह से कभी प्रेशर लेना इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज मतलब आई नो पीपल जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर लिया इन सब चीजों का कि नहीं यार रैंक लानी है रैंक लानी है, जिसकी वजह से शायद थोड़ी सी परफॉर्मेंस हैम्पर होती है। तो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ एट द बैक ऑफ द माइंड वो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं था कि यार अगर रैंक आई तो बाद में काफी बेटर हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज वगैरह बेटर मिलेंगी, तो वो सब चीजें थोड़ी बहुत थी। बट जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि यार पास तो करना ही है एंड वो सबको लेकर चलना चाहिए दिमाग में। ओके। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि अगर फीस भर दी है तो जाके एग्जाम, मैं जब कॉलेज में थी मेरे क्लासमेट्स कहते थे कि फीस भर दी है तो अब एग्जाम में तो बैठेंगे। तो मुझे लगता था कि वो डिमोरलाइजिंग होता है अगर आपने पढ़ाई पूरी नहीं की हो। तो आपका क्या कहना है कि शुड स्टूडेंट्स जस्ट गो एन अटेम्प्ट, या फिर तभी लिखना चाहिए जब पढ़ाई हो गई हो?
सर आई थिंक तभी लिखना चाहिए जब पढ़ाई हो गई हो, बिकॉज एक बार ना वो एक विशियस सर्कल से आई है। बिकॉज काफी मेजोरिटी को आप अगर देखोगे तो वो इस विशियस सर्कल में फंसते हैं कहीं ना कहीं। इस हम्म प्रोफेशनल एग्जाम में कि आप एक बार फेल होते हो, फिर दूसरी बार आपको लगता है कि चलो ठीक है 35 से आपकी 38 तो हुए, बट आप 40 एम ही नहीं कर रहे हो कभी। तो वो उस सर्कल में फंसने से खुद को अवॉइड करोगे तो बेटर है। मेरा यह था कि यार अब मैं एक बार पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं सब कुछ सैक्रिफाइस कर दूंगा नेक्स्ट 3-4 महीने, बट हाँ ये सेक्रीफाइसेस वापस से नहीं हो पाएंगे। तो अगर मैं उस टाइम पे अपना हाफ हार्टेडली काम करूंगा तो वही चीज़ है कि मैं फंसता रहूंगा उसी में, और मेरे को हम्म बार बार वो सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, बिकॉज आपको कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। आप एक दो अटेम्प्ट वेस्ट करके अपने 1-1.5 साल निकालने के बाद आपको रियलाइज होगा, और फिर आप वो सेक्रीफाइसेस करोगे, तो उससे बेटर है कि पहली बार में ही। और मतलब काफी बार लोगों ने मेरे को ये भी बोला है, मतलब कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लोग जो बेस्ट रिजल्ट आता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आता है, आई तो उस टाइम एग्री पे एंथुसियाज्म लेवल, मोटिवेशन सब ज्यादा होता है। तो हम्म है कि उसी बार में एम करो, और जब फुल्ली प्रिपेयर्ड हो तो सभी एग्जाम लिखो। उस हम्म सर्कल में फंसने से जितना अवॉइड कर सकते हो वो बेटर है। राइट सो व्हाट नाउ आई आल्सो हैव सम क्वेश्चंस जो लोगों ने आपसे पूछे हैं सो हम उनकी तरफ भी देखते हैं बट व्हाट नाउ इन टर्म्स ऑफ आगे क्या करना चाहते हैं आप तो अभी आई स्टार्टेड वर्किंग विद यूनिलीवर, हम्म एंड मतलब मेरे को ये था कि बिकॉज अभी 3 साल मैंने ऑडिटिंग प्रोफाइल में निकाला, दैट वाज मोर ऑफ अ कंसल्टिंग बेस्ड वर्क, ऑडिटिंग एश्योरेंस वाली चीज थी। तो मेरे को ये था हम्म कि अभी आई वांट टू गेट इनटू को बिजनेस, कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा का पूरा फंक्शन कैसे करता है एंड टू एंड। तो मेरे को ज्यादा बिजनेस समझने का, बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट था कि ठीक है वो भी एक्सप्लोर करना चाहिए। हम्म बिकॉज आई थिंक अभी से मैं अपनी अपॉर्चुनिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता, हम्म जितनी भी ओपन अप हो, बिकॉज दिस इज लाइक द सेकंड एक्सपीरियंस जो मेरा है वन मोर आर्टिकलशिप अभी है। तो राइट आई एम येट टू फिगर आउट कि ठीक है लॉन्ग रन में मैं क्या चाहता हूँ, बट उसके लिए आई थॉट कि ठीक है एक टाइप का एक्सपोजर तो है थोड़ा बहुत, कि कंसल्टिंग बेस्ड काम, एश्योरेंस बेस्ड काम कैसे होता है, बिग फोर्स कैसे ऑपरेट करते हैं वो पता है। तो अब मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है हम्म एंड उसमें बिजनेस कैसे चलते हैं, तो वो सारी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी तो शायद से बेटर रहेगा। तो उस सब चीज़ों के हिसाब से मैंने यूनिलीवर अभी ज्वाइन किया हम्म है, एंड अभी ना वीक ओवर दिया, एंड अभी तो मतलब काफी एंजॉय कर रहा हूँ, बिकॉज पूरा ऑल टुगेदर नया एक्सपीरियंस है। वो हम्म सारी चीजें जो आर्टिकलशिप में इतना फ्रीक्वेंटली नहीं देखा। हम्म इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपोजर, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट आई थिंक या अ वेरी लर्निंग अपॉर्चुनिटी एज वेल। एंड व्हाट आर योर क्लोजिंग नोट्स टू पीपल जो अभी बच्चे लिखने जाएंगे स्पेशली कोविड के वजह से बच्चे ऑलरेडी वेरी स्ट्रेस्ड सो व्हाट आर योर क्लोजिंग नोट्स मुझे तो लगता है कि यार टाइम ज्यादा मिल गया दैट्स हाउ आई लुक एट इट बट हाँ डेफिनेटली, मतलब बिकॉज यार देखो दिस इज समथिंग जिसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इज नॉट द बेस्ट टाइम, वो है सबको पता है। बट अगेन सिर्फ एक दो जो पॉजिटिव्स हैं वो देख सकते हैं कि यार टाइम ज्यादा मिल गया, शायद अगर अभी तक मैंने सोचा था कि मैं एक ग्रुप लिख रहा हूँ तो अब शायद मैं दोनों भी अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो वो ही चीज है, एंड मतलब बिकॉज अभी फ्लो तोड़ना, ऑलरेडी फ्लो बन चुका होगा पढ़ाई का, सब लोग प्रिपरेटरी लीव में ऑलरेडी थे अपने, जिन लोग को मई में एग्जाम लिखना था। तो वो फ्लो इस टाइम पे अगर टूटेगा तो वो आपका पिछले 2-3 महीने के जो एफर्ट्स है ना कहीं वो भी वेस्ट हो जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फ्लो को कंटिन्यू करना। तो मतलब शायद अगर आप अभी 10-11 घंटे लगा रहे थे तो 10 ना लगा के 8 लगा लो, बिकॉज ओवर एग्जॉस्ट हो जाओगे तो भी दिक्कत है, एग्जाम से 10-15 दिन पहले बंदा एकदम ही फेडअप हो जाएगा। तो वो चीज़ अवॉइड कर लो, तो थोड़ा बहुत 1-2 घंटे कट कर सकते हो अभी अगर चाहिए तो। बट अगेन वो फ्लो मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वही है कि आप आइडेंटिफाई करो कहाँ पे वीक स्पॉट्स हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा रिविजन, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, बिकॉज ठीक है लोग है, क्योंकि सबके साथ ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सब अकेले किसी के साथ हो रहा है। तो बस उन एक दो राइट पॉजिटिव्स को देख के जस्ट दैट कि कीप द फ्लो गोइंग, और तो कुछ कर नहीं सकते, ऑनेस्टली ज्यादा कुछ कोई कर नहीं सकता। agreed no this has been great I think we've covered everything जो भी मुझे questions आए थे आपके साथ um, हाँ एक और चीज जो लोग पूछना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं कि कुछ और भी आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा टू टू फील लाइक कि you've done everything नहीं, आई थिंक अभी के लिए कोर्स और पढ़ाई पे थोड़ा सा हॉल्ट, अभी ज़्यादा फोकस काम पे और एक्सपोजर पे, मतलब ऑन द जॉब हम्म लर्निंग प्रायोरिटी है। बिकॉज हो गया अभी एक दो कोर्सेज हैं जिनकी वजह से एक हेड स्टार्ट मिल गई, बिकॉज आप कुछ भी कर लो, ये जो भी कोई भी कोर्स हो ना अगर किसी भी फील्ड में, तो वो एट द मोस्ट आपको एक हेड स्टार्ट देता है। और उसके बाद का जो पाता है, अगर आज से मैं 10 साल बाद बोलूंगा कि मैं सीए में रैंक 1 था, तो मेरे को जॉब नहीं मिलेगी। 10 साल बाद मेरे को ये बोलना पड़ेगा यार पिछले 10 साल में मैंने ये 4 कंपनी में काम किया, ये सीखा मैंने, ये फंक्शन में ये किया, और तब अगर मैं जॉब चेंज करना चाहूंगा तो वो है विच विल एक्चुअली मैटर। तो हम्म
आज मैं अगर बोलता हूँ कि मेरे ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, कोई नहीं पूछ रहा उसको, मतलब ठीक है अच्छी बात है आए थे, बहुत अच्छी बात है, बट उसके बाद तुमने 3 साल और क्या सीखा आर्टिकलशिप में, वो बताओ, पहला क्वेश्चन वो होता है। तो आई थिंक वही है कि कोर्सेज से एक हेड स्टार्ट मिलता है, वो मेरे को अभी के लिए मिला हुआ है, और इस हेड स्टार्ट पे कैपिटलाइज करना है, सारा फोकस उसी पे है कि ठीक है जितनी भी मैक्सिमम लर्निंग हो सकती है नेक्स्ट 2-3 साल में वो करनी है। एंड उसके बाद हाँ मतलब वही है कि अभी तो ऐसा शॉर्ट टर्म में कोई और कोर्स वगैरह प्लान नहीं है। एंड डू यू थिंक कि रैंक आ सकता है किसी का, सिंगल डिजिट, फर्स्ट, सेकंड? आई थिंक आराम से आ सकता है, बिकॉज यार मतलब बिकॉज वही है कि कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं होते रैंक होल्डर्स, बिकॉज मेरे को भी लगता था फ्रैंकली, जब मेरे को स्टार्टिंग में पता ही नहीं था कि रैंक का सिस्टम भी होता है, जब मैंने सीपीटी लिखा था मेरे को नहीं पता था कि रैंक का सिस्टम भी होता है। आईपीसीसी वगैरह में ही पता चला कि अच्छा रैंक का सिस्टम भी होता है, तो मैंने सोचा ओ अच्छा रैंक आती है क्या, एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग होते होंगे, बट नहीं, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग नहीं होते, हम ही लोग होते हैं। तो इट्स जस्ट दैट अगर आप अपना 100% दोगे तो देयर इज अ हाई चांस कि आप सिंगल डिजिट डबल डिजिट कोई भी रैंक सिक्योर कर सकते हो। एंड आई थिंक एक और जो बहुत ही बड़ा फायदा मेरे को लगा, वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस जो मैं बोलूंगा रैंक का, या जो मैं बोलूंगा कि आफ्टर रिजल्ट जो मेरा एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा, दैट वाज आई मेड अ रियली गुड नेटवर्क इसके बाद। मतलब लॉट ऑफ पीपल जिनसे मैं इंटरेक्ट करने की मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली जस्ट बिकॉज आई गॉट दिस रैंक। सो मतलब फॉर इंस्टेंस अभी जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो आई वुड नॉट हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू, नो योर जर्नी, नो योर स्टोरी, it's always a good experience, you know, to know people, learn from them and all of it. So I think वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बाद में मिलती है। एंड राइट आफ्टर द रिजल्ट्स वर आउट, मैंने वहां पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जितने जगह भी लोगों से मिलना, बात की, जितना भी हुआ, मैंने बोला ठीक है, बिकॉज ये अब भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि नेटवर्क बढ़ा लो, और वो नेटवर्क काम तो आएगा ही कभी ना कभी। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन थिंग जो बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए सबको, कि यार एक अच्छा रिजल्ट का ये बहुत बड़ा फायदा होगा जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। शायद इमीडिएटली रिजल्ट के बाद जॉब मिलेगी वो सब ठीक है, बट उसके बाद लॉन्ग रन में आपको ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा अच्छी रैंक लाने से, कि आपको लॉन्ग रन में नेटवर्क बिल्डिंग के लिए भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म मिल जाता है। राइट, राइट। नो, दिस हैज बीन अ ग्रेट इंटरव्यू। एंड क्या होता है कि जब आपके जैसे जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं वो जाके अगर किसी को कहते हैं कि ये पॉसिबल है, तो वो बहुत रिलेटेबल और ह्यूमन लगता है। फिर वो डिफरेंस फील नहीं होता कि हम नहीं कर सकते। लगता है कि हाँ, दिस इज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, एंड आई एम श्योर ये बहुत लोगों को मोटिवेट करने वाला है, स्पेशली जो एस्पिरेंट्स हैं सीए के। सो आई विश मेरे टाइम पे जो सीए फर्स्ट थे, शायद अगर वो आकर ये कहते तो शायद मेरी स्टोरी भी अलग होती। सो दैट इज द होप, एंड आई एम श्योर दिस इज गोना हेल्प सो मेनी। थैंक यू, तो थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड आई रियली विश कि हाँ मतलब अगर एक या दो बंदा भी इन्फ्लुएंस होके या मोटिवेट होके इंस्पायर होके, इफ आई कैन कॉल द चेंज टू एनीबॉडीज स्टोरी, आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन। बिकॉज मेरे को बहुत लोग बोलते हैं यार आप तो इंस्पिरेशन हो, ऑलवेज टेल देम कि यार मतलब अगर मैं एक बंदे को इंस्पायर कर पा रहा हूँ ना, तो विन इटसेल्फ एक अचीवमेंट है कि चलो ठीक है कोई तो खुश हो रहा है मेरे से। तो बस वही है कि एंड फ्रैंकली मतलब सिर्फ हार्ड वर्क है और कुछ भी नहीं है, हार्ड वर्क एंड अ लिटिल बिट ऑफ स्मार्ट वर्क, बिकॉज वो मस्ट है, इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, सिर्फ हार्ड वर्क से भी नहीं होगा। बट देन जो बॉटम लाइन है दैट इज हार्ड वर्क, अगर आप कर रहे हो, कमिटमेंट है, फोकस है, पेशेंस है, परसिस्टेंस है, then there's nothing which can stop you. That's the bottom line I have. Absolutely. No, thank you. And guys, if you have any questions for Suryansh, unka LinkedIn ID niche hai. Please go connect with him. I'm sure he'll be happy to help. Or Suryansh, aapke Definitely, aane yeah. wale future ke liye, all the very best. I know you'll shine. So all the very best. I'm Thank you. very excited to see you do well. Thank you. Thank you. It's on me.